जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बजट के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, जिसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकार है वो अपने आय और व्यय का एक साल का ब्यौरा, यानी कि कहां से सरकार के पास पैसा आया और आने वाले इस सत्र में या वित्तीय वर्ष में सरकार कहां पे खर्च करेगी, इसका संपूर्ण ब्यौरा होता है। ये ब्यौरा लोगों को जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ एक डाटा या सरकार कहाँ किस दृष्टिकोण में जाना चाहती है, किस दृष्टिकोण को ज्यादा फोकस करती है, ये सब आपको दृष्टिकोण दिखाया जाता है। अगर हम एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है बजट में कि एक हम बात करते हैं उसकी, तो वो है कि जीडीपी। जीडीपी जो होता है, जीएसडीपी राज्य के संदर्भ में बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में उस राज्य के क्षेत्र में हुए अंतिम उत्पाद से इसकी गणना की जाती है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जीएसडीपी कितना है? वो है आपका 15,22,220। कितना है? 15,22,220 करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश का जीएसडीपी होता है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जीडीपी और बजट दो अलग अलग आंकड़े हैं, आप इनको जोड़ के मत चलिएगा। ये जो होता है ये वार्षिक ये जो ये बड़ा ही समग्र विवरण होता है। इसमें आपकी तमाम जो मध्य प्रदेश में या राज्य में जितने भी उत्पादन हुए हों उनका अंतिम उत्पाद करके जो एक पूरा, यानी कि उसमें आपकी आय, बजट, सरकार और लोगों के खर्च वगैरह, लोगों की आय वगैरह, ये संपूर्ण दृष्टिकोण को दिखाता है। और जो बजट होता है वो सिर्फ सरकार का जो आय और व्यय है वो उस प्लस उसके वितरण को दर्शाता है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बजट की। 12 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने विधानसभा में 2025-26 के लिए कितने 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो ये कितने का एक तो ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और हम बात करें कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये कितना था आपका 3,65,067 करोड़ रुपए के अनुमान से 15% अधिक है। ठीक है, यानी कि इसमें जो खर्च की जो सीमा है वो बढ़ाई गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में जो है कि इतने पैसे सरकार के पास ने खर्च किए थे और इस बार जो है कि सरकार बजट में इतने पैसे खर्च कर रही है। सरकार का उद्देश्य 2027 तक 2 ट्रिलियन बजट को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखिएगा। इसके बाद बजट में ना तो कोई टैक्स लगाया जाता है, ना ही टैक्स की बढ़ोतरी होती है। बजट जो होता है उसमें ना कोई टैक्स लगाया जाता है ना कुछ, बस इसमें एक सरकार का आय और व्यय का ब्यौरा होता है। ठीक है, फिर अनुमानित राजस्व प्राप्तियां, यानी कि राज्य के पास कितनी राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों से तात्पर्य यह है कि जो सरकार के पास जो राजस्व यानी कि टैक्स वगैरह के फॉर्मेट में सरकार के पास आई है। राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 2.9 लाख करोड़ रुपए। और राज्य का स्वयं का कर राजस्व, ये राजस्व इसमें केंद्र के द्वारा जो अनुदान वगैरह दिया जाता है वो सारा ही आपका, सॉरी इसमें हाँ राज्य की प्राप्तियों में जो आपके कि जो राज्य के टैक्स वगैरह है या राज्य की विभिन्न विभिन्न जगहों से जो प्राप्तियां हुई है ये उसका विवरण है। और राज्य में स्वयं का कर राजस्व जो है सिर्फ कर राजस्व, इसमें शुल्क प्राप्तियां वगैरह जो आपके स्टाम्प पेपर ड्यूटी वगैरह विभिन्न विभिन्न जो प्राप्तियां होती है। राजस्व, राजस्व का मतलब है कि उनके लिए सरकार को कोई सेवा नहीं देने पड़ रही है, वो सरकार के उनसे तात्पर्य है। ठीक है, और स्वयं का कर राजस्व कितना है? सिर्फ कर राजस्व 1.9 लाख करोड़ रुपए। फिर केंद्र से कितना अनुदान है आपका? 48,661 करोड़ रुपए। और पूंजीगत व्यय 31% है। पूंजीगत व्यय से तात्पर्य यह है कि पूंजीगत सरकार ने ऐसी जगह पे पैसा जो है कि आपका खर्च किया है जिससे उस चीज पे जो खर्च किया है उससे भी आय जो आपकी जनरेट होगी, उसी क्षेत्र को आपका पूंजीगत व्यय कहते हैं। फिर अनुमानित राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो होता है आपका कि यानी कि बजट में कितनी आय और कितना व्यय हुआ, वो उसमें से जितने
बजट आय से अधिक कर रहे हैं, अगर व्यय जो है कि आय से अधिक कर रहे हैं तो जो आता है वो बजट घाटा आता है। और राज्य का जो राजकोषीय घाटा होता है, इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू है वो कितना है आपका, जो कि संपूर्ण राजकोषीय घाटा कितना है आपका, 4% है। ठीक है, अब हम देखते हैं आंकड़ों की। तो राज्य की कुल प्राप्तियां कितनी है आपकी 2025-26 में, 3,75,340 रुपए। ठीक है, करोड़ रुपए, 340 करोड़ों में है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इसमें कुल प्राप्तियां हैं ये, और कुल व्यय कितना है आपका, कुल व्यय भी इतना ही है 2025-26। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो 2,90,879 करोड़ रुपए। और राजस्व पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं, जो सरकार की पीएसयू वगैरह होती हैं या हैं, उनके माध्यम से जो आय प्राप्त होती है वो 84,461 करोड़ रुपए। इसमें जो है कि 16% की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। फिर कुल व्यय में जो आपका 3,75,337 करोड़ रुपए व्यय किए गए, उसमें राजस्व व्यय कितना है आपका, राजस्व व्यय यानी कि जिससे सरकार को कोई आय प्राप्त नहीं हो रही, जो आपका पेंशन है आपकी सैलरी वगैरह, या ऐसी ऐसी जगहों पे जहां से सरकार को कोई आय वगैरह प्राप्त नहीं होती है, वो जो आपकी राजस्व व्यय होता है। और पूंजीगत व्यय वही है 85,076 करोड़ रुपए, जिससे जो कि आपका पूंजीगत व्यय वही है जो कि सरकार को ऐसी जगहों पे व्यय किया है जहां से सरकार को कुछ आय प्राप्ति होगी। ठीक है, इसमें 31% की जो है वृद्धि हुई है। विनियोजित राशि जो कितनी है वो आपकी 4,000 चार 4,21,032 करोड़ रुपए, 15% की जो है आपकी इसमें वृद्धि की है। राजस्व आधिक्य यानी कि 618 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसमें ये वृद्धि की गई है। तो ये पूछ सकते हैं कि कुल वृद्धि कितनी वही हुई, या कुल व्यय में कितनी वृद्धि हुई, या कुल आय में कितनी वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, ये वो शायद पुराना हो गया था, ये सही आंकड़ा है आपका। मैं वही तो कहूँ कि कुल प्राप्तियां कितनी है आपकी 3,75,340 रुपए। और कुल कुल व्यय कितना है आपका 375, यही सेम सेम। और विनियोजित राशि कितनी की गई है आपकी 4,21,032 करोड़ रुपए। तो इसका जो अंतर है, जो इनमें जो अंतर है व्यय में और इसमें जो विनियोजित टोटल खर्च में, तो इसमें जो अंतर आ रहा है वो जो सरकार ने कहाँ से प्राप्त किया है, कुल व्यय, कुल आय के अलावा जो स्रोतों से उधार लिए गए वगैरह जो है वो इसके अंदर आते हैं। यानी कि सरकार ने जो उधार वगैरह लिया है वो जोड़कर जो है कि आपका पूरा विनियोजित यानी कि जो कुल खर्च की गई राशि की बात की गई। और ये जो है कि आपका 600, ये अधिक राजस्व के अधिक की, यानी कि राजस्व से अलग जो है आपके 618 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब कहाँ से रुपया आता है, तो कुल पूंजीगत प्राप्तियां जो है आपकी, अन्य पूंजीगत प्राप्तियां 22% है, राज्य कर 29% है, केंद्रीय करों का हिस्सा जो है आपका 30% है, केंद्र से सहायता 13% है, और करेत्तर राजस्व जो है कर से अलग जो विभिन्न प्रकार के राजस्व होते हैं राज्यों में वो है 6%। और रुपया कहाँ जाता है, तो सबसे अधिक जो जाता है आपका वो अवसंरचना। अवसंरचना से तात्पर्य यानी कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है या रोड वगैरह वगैरह जो है आपके, इन सबसे अवसंरचना विकास, ग्रामीण विकास, रोड, पानी, नली, गली की व्यवस्था जो है वो अवसंरचना विकास में आती है। उसमें सबसे अधिक 17% की जो है आपकी खर्च किया जाता है। स्वास्थ्य में 12% का खर्च किया जाता है, शिक्षा में आपका 11% का खर्च किया जाता है, कृषि में 9% का, और नगरीय व ग्रामीण विकास में 12% का, सामाजिक क्षेत्र में 6% का, और सामान्य सेवाओं के लिए 9%, ब्याज भुगतान हमारा 7% है। जो हम कर्ज लेते हैं उसके लिए सरकार जो है कि एक ब्याज देती है, वो जो है 7%। पेंशन आपका 7% है, और ऋण भुगतान जो है हम यानी कि प्रति वर्ष हमारा जो कर्ज है उसको कम करने के लिए जो ऋण भुगतान करते हैं वो आपका 7% है। ठीक है,
अब कुछ महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जो एक न्याय करके एक शब्द है, न्याय सॉरी ज्ञान करके, इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण फोकस उन्हीं पे किया है, यानी कि जी यानी कि गरीब, गरीब कल्याण, ठीक है, गरीब कल्याण। उसके बाद हमारा आता है भाई क्या है आपका, युवा शक्ति, ठीक है, युवा शक्ति। फिर आपका आता है, कौन आता है बताइए, अन्नदाता। और उसके यानी कि किसान। और अंतिम में जो है आपका एन से नारी शक्ति। ये 4 दृष्टिकोण है और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इन्हें निर्धारित किया, यानी कि इन जो आपका गरीबों का कल्याण कर गरीबी को कम करना, युवाओं को शक्ति यानी कि उनको रोजगार परक शिक्षा देना और उनको जो है कि रोजगार में भागीदारी करना, स्टार्टअप वगैरह। अन्नदाता यानी कि किसानों की आय दुगनी करना और उनकी जितनी जो आपका फसल है, फसल का सही मुआवजा देने के लिए सरकार भावांतर योजना जैसी विभिन्न प्रकार की सरकार जो है कि किसानों को सहायता मुहैया करेगी। नारी शक्ति का दृष्टिकोण है कि महिलाओं को उनके आत्मसम्मान गौरव के साथ जीने की, समाज में आजादी हो और उनको अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति हो, इस दृष्टिकोण से। और जो है कि उनको आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त करना सरकार का उद्देश्य है। अब प्रदेश में सिंचाई सुविधा के लिए 2029 तक 100 लाख करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाना है, ठीक है, कितना 100 लाख हेक्टेयर तक जो है कि 2029 तक सिंचित क्षेत्र को पहुंचाना है। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13,909 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए 447 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में की शुरू की गई थी, उसके लिए 5,220 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 2,001 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फसल उपार्जन बोनस भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 850 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पशुपालन व गौ संवर्धन के लिए 505 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डेयरी और विकास के लिए 50 करोड़ दिए गए हैं। गरीबी और कल्याण के लिए आपका अटल ज्योति योजना के तहत 7,132 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर हम कृषि पंप या बत्ती कनेक्शन के लिए 5,299 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री जन कल्याण एक संबल योजना के लिए आपके 700 करोड़ रुपए दिए गए। ये गरीबी उन्मूलन वगैरह और ग्रामीण विकास से ही संबंधित है। प्रधानमंत्री, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसके लिए कितने दिए गए मध्य प्रदेश में, आयुष्मान भारत के लिए 1,277 करोड़ रुपए। पीएम जनमन आवास जनजातीय क्षेत्रों के विकास वगैरह के उद्देश्य से 1,100 करोड़ रुपए। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती है संख्या में। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना 100 करोड़ रुपए है। और ये एक महत्वपूर्ण है आपका जल जीवन मिशन। और अभी ये हाल ही में हमारे यहाँ पे वैसे काफी समय से जल जीवन मिशन शुरू किया गया है, पर ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आपके इंदौर में एक घटना देखने को मिली है, जो कि हमें हमारे जो राज्य है और राज्य के विश्व देश के सबसे स्वच्छ शहर को जो दृष्टिकोण है लोगों का, उसको कहीं ना कहीं नकारात्मक लेके जाती है। तो सरकार या नागरिक होने के नाते हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं और कहीं पे होना। लाडली बहना योजना जो 2023 में शुरू की गई, मई 2023 में, जिसका उद्देश्य था महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो या उनके आर्थिक सशक्तिकरण को दृष्टिकोण में रखते हुए सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरू की थी, के तहत लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। अटल पेंशन योजना जो आपकी वृद्ध पेंशन योजना से संबंधित। फिर लाडली बहना अटल पेंशन योजना, जैसे कि अटल या पेंशन जो योजना आई है, उसमें आपको, आप अगर काम नहीं भी करते हैं तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा के आप अपने बुढ़ापे के लिए उसमें सेव कर सकते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी में नहीं हो, फिर भी आपके लिए विभिन्न विभिन्न वर्ग के लिए विभिन्न विभिन्न जो है कि खर्च के हिसाब से आप जितनी कितनी मंथ में आपकी 60 की उम्र के बाद कितनी महीने में आप जो है आपकी पेंशन चाहते हैं, उस अनुसार आपको प्रति माह या खर्च करना होता है या प्रति साल जो है अलग अलग दिए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण की बात की गई, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 4 प्रमुख औद्योगिक शहरों में 5,772 बेड्स वाला हॉस्पिटल लगाए जाएंगे। फिर
बेगा भारिया और सहरिया ये मध्य प्रदेश के पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स यानी कि ये आदिम जनजाति है, यानी कि अभी भी इनका जो रहन सहन है या इनका जो सामाजिक उत्थान या आर्थिक उत्थान उतना नहीं हो पाया है। और जो है कि ये सबसे कमजोर जनजातियां हैं, यानी कि इनका जो है कि पॉपुलेशन में ग्रोथ क्रम जो है कि संख्या कम हो रही है। और जो ग्रोथ है आर्थिक जो प्री एक होता है कि प्री यानी कि पहले के एग्रीकल्चर वगैरह यूज करके जो तकनीक है उससे कर रहे हैं, नए आधुनिकता से थोड़ा दूर रह रहे हैं। इस जो समाज है या जो जनजाति समाज है हमारे जो पिछड़े रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो उद्देश्य है वो बेगा भारिया इनके लिए सामाजिक कल्याण वगैरह है पूरे महीने। ये देखिए कुपोषण मुक्त आहार के लिए 2.2 लाख महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। फिर श्रमिकों विभिन्न विभिन्न जो है कि इसमें विभिन्न विभिन्न जनजातियों में घरों प्रत्येक घर को प्रति माह अलग से 1000 रुपए 1500 ऐसी सरकार की योजनाएं चलाई। श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता है छात्रों को साइकिल मुख्यमंत्री स्कूटी योजना 26 इसके लिए कितना है 26,797 करोड़ का प्रावधान है। छात्राओं को साइकिल प्रदान करने के लिए 215 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ और 500 रेलवे ओवर ब्रिज का फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2025 में 3500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुलों का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत क्षतिग्रस्त पुलों को निर्माण किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है आपकी कब शुरू की गई थी 2000 में या 2001 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो ये हमारा जो है कि आपका परीक्षा के महत्वपूर्ण से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बजट की जो है आपकी चर्चा की गई है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किस योजना के लिए कितना पैसा खर्च किया गया, खासकर जो महत्वपूर्ण परीक्षा जो ये है कि आपका किसान कल्याण, अटल ज्योति फसल बीमा, फिर जो आपका कि सिंचाई वगैरह ये आपको डेयरी योजना के लिए। इसके साथ ही आपको ये एक थोड़ा सा आंकड़ा जरूर पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा खर्च कहाँ किया जाता है, प्लस केंद्रीय करों का हिस्सा क्या होता है, राज्य कर का हिस्सा कितना है, या केंद्र से कितनी सहायता प्राप्त होती है। आप हमारे मध्य प्रदेश के एग्जामों में ये सीधा आंकड़ा पूछा जाता है, बजाय इसके कि आपसे जीडीपी वगैरह की गणना वगैरह आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि इस बार जो आपका बजट कितने करोड़ का पेश हुआ। तो कितने करोड़ का पेश हुआ है आपका, तो 4,21,032 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है। और जीडीपी क्या है, तो कि 15,22,220 करोड़ रुपए हमारी जीडीपी है। और ये है कि हमारा जो दृष्टिकोण है 2047 तक वो क्या है, कितनी वृद्धि हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर आप ध्यान देना। और इसी के साथ जो ये बजट सेशन जो बजट की चर्चा है यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।